के 5 बजने को है। चुनावी राज्य गुजरात से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़गाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले कि कल सुबह 8 बजे से गुजरात की 89 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। अब डोर टू डोर जाकर नेताजी लोगों को सहारा है कि लोग उनके पक्ष में करें मतदान। मुद्दे अलग अलग लेकर अलग अलग पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच आज एक बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि कट्टरपंथ से देश और दुनिया को खतरा है। सब लोग जानते हैं कि कट्टरपंथ को बढ़ावा कौन देता है और इसी वजह से उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि गुजरात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कट्टरपंथ विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए बाकायदा कानून लाने का प्रावधान किया है और इसलिए अलग सेल बनाया जाएगा। तमाम तरह की बातें गृह मंत्री इस पूरे मामले में आज कहते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मैदान में आ गई और वो बीजेपी पर ये कहते हुए निशाना साध रही है कि आखिर महात्मा गांधी के हत्यारे और बिल्किस बानो के रेपिस्ट कौन हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले पर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी ने पहले चरण के मतदान के ठीक पहले इस तरह का वादा करके एक नया दांव चल दिया है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के चुनावी संग्राम में 27 साल का शासन बनाम परिवर्तन की लड़ाई है। जनता के बीच नेताओं के तमाम दावे और वादे हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले कट्टरपंथ का मुद्दा सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कट्टरपंथ से देश को बढ़ते खतरे पर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि हम सबको कट्टरपंथ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। कट्टरपंथ का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कौन ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है। गुजरात में बीजेपी ने संकल्प पत्र में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का संकल्प किया है। अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में सफल रहा तो दूसरे राज्यों में भी बनाया जाएगा। दरअसल देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में ही प्रतिबंध लगाया था। अमित शाह ने कट्टरपंथ रोकने के लिए की जा रही कोशिशों में पीएफआई पर कार्रवाई का उदाहरण भी पेश किया। शाह ने कहा कि पीएफआई जैसा कोई संगठन युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पुख्ता सबूत जमा करने के बाद ही कार्रवाई की बात की है। कई राज्यों की मांग के बाद पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया। Country cannot develop unless the country is secure. कोई देश हो या प्रदेश हो, वो नहीं विकसित होगा जब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। और आज इस देश में रेडिकल थ्रेट्स बहुत हैं। जिस तरह से पीएफआई को बैन किया, उनके लोग काम करते हैं, तो यंग लोगों को डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करने की जरूरत है। बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि चुनावी सीजन में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल और पीएफआई जैसे मुद्दे छेड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। ये स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब एंटी रेडिकल सेल है, हम पोलराइज कर रहे हैं नहीं, लेकिन समाज में शांति रहे, ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट ना हो। तो एंटी रेडिकल सेल जो देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है, उसके लिए एक हमको अलर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अलर्ट सिस्टम हम रखेंगे। अब गुजरात की कहानी 27 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी कोशिश रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अल्टीमेट गोल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार करें। वैसे देश में आतंकवाद की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कानून से लेकर सरकारी एजेंसियां तक हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते मजहबी कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाकर अब बीजेपी गुजरात से नया प्रयोग करना चाहती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।
कट्टरपंथ विरोधी सेल बनाने का वादा गुजरात के लिए किया गया है और अगर ये कामयाब रहा तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आदिल हसन साहब, AIMIM के आप प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, हमारी संवाददाता गोपी घांघर ने असदुद्दीन ओवैसी से इस मसले पर बातचीत की तो कैसे बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने बिल्किस बानो के मुद्दे को छेड़ते हुए यह भी सवाल पूछ लिया कि महात्मा गांधी के कातिल किस श्रेणी में आते हैं। सुनिए। ये बताइए, अमित शाह ने यह कहा कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि कौन है कट्टरपंथी, जिस तरीके का मैनिफेस्टो में, गुजरात के मैनिफेस्टो में जो कानून लाने की बात की गई है वो पूरे देश के लिए लागू देश में भी लाया जाएगा। तो उनकी पार्टी में एक MP है जिसने हेमंत करकरे को कहा कि मैंने शराब दिया और मर गया, और जबकि हेमंत करकरे को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने मारा। उनकी बीजेपी में एक MP है जिसने नाथूराम गोडसे को हीरो कहा, जो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। तीसरा, भाजपा ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को उसकी बेटी की हत्या करना छोड़ दिया, वो कट्टरपंथी हैं। नरोडा पाटिया में जो 92 मुसलमानों का मर्डर किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, बेल पे निकला, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, उनको बैन करेंगे क्या? और जितने जो धर्म संसदों में जो गालियां दी जा रही हैं, जिनको सपोर्ट है RSS का, उनको करेंगे क्या? ये बताना पड़ेगा उनको। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए सबसे पहले गौरव भाटिया जी, सवाल आपसे ही। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें दूसरी तरफ भी तो हैं, केवल इसी तरफ का क्यों नजर आता है? RSS को समर्थन वाले कट्टरपंथी ताकतों को भी रोकेंगी क्या बीजेपी? ये सवाल सीधा उन्होंने पूछा है आपसे। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो बहुत गर्व की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के प्रति और कट्टरपंथी जो सोच है उसको भारत से खात्मा कर देंगे, ये संकल्प उठाया है। और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा है जिसके 2 बिंदु मैं सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। मैं समझता हूं एक गर्व की बात है कि एक पार्टी है जो नागरिकों के बारे में सोचती है और जो कट्टरपंथी सोच है उसको खत्म करना चाहती है, और कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है। दूसरा, आप बताइए, आप ओवैसी जी की बातों पे मुझसे कह रहे हैं मैं टिप्पणी करूं। मैं तो ये कहूंगा इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है जो गैर संवैधानिक है। याकूब मेमन, ये देखिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान था। बताइए, एक आतंकी जिसको फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय देता है, ये कैसे सांसद हैं चित्रा जी, जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान को ही तार-तार करते हैं? याकूब मेमन को क्या फांसी की सजा इसलिए हुई थी क्योंकि वो मुसलमान था? और ये जहां जाते हैं केवल नफरत की बातें करते हैं, जहर उगलना ही इनका काम है। और इसीलिए चित्रा जी, ये उत्तर प्रदेश भी गए थे, याद करिए, 100 सीटों पे चुनाव लड़ी इनकी पार्टी, 99 पे जमानत जब्त हो गई। ये अपने आप को केवल मुसलमानों की पार्टी बताते हुए मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 14-15% मुसलमान आबादी है, उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया। 100 में 99 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। एक बड़ी बात मैं कर दूं, देखिए फर्क क्या आया है, आप याद करिए, PFI है, ये वो संगठन है जो केवल नफरत फैलाता है। इसको बैन करने की क्षमता, इच्छा शक्ति किसी में नहीं थी। अमित शाह जी ने बैन लगा के दिखाया, और ऐसा बैन लगाया है कि आज थर-थर कांपते हैं हमारी पुलिस से, हमारी सेनाओं से, और यही होना चाहिए। इसीलिए गुजरात की जनता और भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चरण सिंह सापरा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आदिल हसन साहब, सवाल आपसे ही है। देखिए, वो PFI का भी जिक्र करते हुए दावा कर रहे हैं कि PFI पर बैन लगाकर कैसे कट्टरपंथी ताकतों को हिंदुस्तान में बढ़ने से रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना तो खतरनाक है ना।
अगर बीजेपी उसको रोकने के लिए सेल लाने का दावा कर रही है तो इसका तो समर्थन करना चाहिए आपको, जो बातें कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। असल बात, गौरव भाटिया जी को उस वक्त समाजवादी पार्टी में वो थे जब अजहर मसूद को कंधार में जाके यही भाजपा गवर्नमेंट छोड़े थे, यही फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह थे, यही लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी थी और यही भाजपा थी। इसलिए उस वक्त गौरव जी भाजपा में नहीं थे, समाजवादी का वकालत कर रहे थे, इसलिए इनको जानकारी नहीं। हम चाहते हैं देश में, देश की सीमा सुरक्षा रहे, देश सुरक्षित रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन चाइना पे गौरव जी कभी नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनके पास जो टेप आता है वो एक ही टेप है, सिर्फ कट्टरपन। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है गौरव जी, जैसे शिवसेना है, जैसे अकाली दल है, जैसे मिजो कांग्रेस है, जैसे क्रिश्चियन कांग्रेस है, उसी तरह MIM भी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 62 साल हमारी पार्टी को हो गई है और हम मजबूती से चुनाव गुजरात में भी लड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। भारत हमारी भूमि है और हम यहाँ लड़ेंगे, इसमें हमें किसी नसीहत की जरूरत नहीं। और कट्टरपंथ, आप अपने आप का एमपी जो गोडसे को हीरो सवाल मानता मैंने ये है, पूछा था कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए, हाँ कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए अगर बकायदा सेल आ रहा है तो उन्होंने तो ऐसा तो कहा नहीं कि केवल मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए होगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं होगा। वो तो पूरे कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए सेल को लाने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात में प्रयोग किया जाएगा, फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा, सफल रहा तो। अरे भाई, तो अरे ये तो होम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि आप कट्टरपंथ को रोकिए। होम मिनिस्टर किस काम के हैं? वो तो पूरे गुजरात के, पूरे देश के लिए रोकना है। होम मिनिस्टर का काम क्या है? आज चाइना घुस रहा है, आज पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है, आज अदानी के एयरपोर्ट में ड्रग्स पकड़ा रहा है, कभी उस पर गौरव भाटिया, पूरे देश में ड्रग्स का जो जाल फेंका हुआ उस पर कभी गौरव जी नहीं बोल रहे हैं। आज चाइना पे क्यों नहीं बोलते? चाइना का आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया जी, ठीक है नहीं, लेकिन ये वाला जो कदम है कट्टरपंथ को रोकने के लिए, ये जो कदम है वो ठीक है या गलत है? एक लाइन में जवाब दीजिए गौरव भाटिया से, मैं फिर सवाल पूछूंगी। अरे भाई, पूरे देश के लिए आप लाइए ना, आप इस चुनाव को क्यों नींद आपकी खुलती है? पूरे देश के लिए कुछ कीजिए। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं क्या? होम मिनिस्टर को देश के गृह मंत्री है कि सिर्फ गुजरात के गृह मंत्री है? और अजहर मसूद को क्यों छोड़े थे, उस पर भी पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं किसने रोका है? केवल चुनाव के पहले ही क्यों लेकर आती है इस तरह का दावा बीजेपी? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, किसने रोका है आपको? इन्होंने छोड़ा, अजहर मसूद को इन्होंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा आप इन्होंने? जवाब ले लेते हैं। चलिए आप शांत कराइए। गौरव जी, गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैंने क्यों कहा था कि संविधान की शपथ तो ले लेते हैं ओवैसी जी, लेकिन पढ़ते धर्म ग्रंथ ही हैं। कट्टरपंथी सोच उनके अंदर है, नस नस में। क्योंकि ये कह रहे पूरे देश में क्यों नहीं लाते, इनको यही नहीं समझ है कि संविधान में शेड्यूल 7 है, लिस्ट 2 है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। तभी तो आप एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे और जो प्रदेश की सरकारें हैं वो ये कार्य करें। चुनाव से पहले दूसरी बात, इन्होंने कही टेप आता है भाजपा की तरफ। शांत करा लीजिए चित्रा जी, प्लीज शांत। देखिए बदतमीजी मैं इनके साथ करना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके उनकी बात पहले हो जाए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि पहले गुजरात में लागू किया जाए, उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज एक एक करके गौरव जी आप अपनी बात रखें, फिर साबरा जी मैं आपके पास आ जाऊँ। सब प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बातचीत। जवाब करारा मिलेगा गौरव जी, याद रखिए। चित्रा जी, आदिल हसन साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज, अभी उनको बोलने दे। आपने इनसे बड़ा स्पष्ट सवाल किया चित्रा जी, आपने पूछा एंटी रेडिकलाइजेशन सेल आना क्या अच्छी बात है? अच्छा, कट्टरपंथी सोच को खत्म करेंगे, इस पे अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो ये टेप की बात कर रहे थे। अरे हम तो टेप है नरेंद्र मोदी जी के, उनकी बात आगे बढ़ाते हैं, हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके मुंह में तो हिंदू हित की बात हो या भारत को मजबूत करने की बात हो तो मुंह पे टेप लग जाता है। कट्टरपंथी सोच पे ये इसलिए नहीं बोलते, हाथ पे देखिए AIMIM का जो कानपुर का डिवीजन है एक पोस्टर लगाता है चित्रा जी, जिसमें कहता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तलवार और 2 व्यक्ति हैं जिनका सर धड़ से अलग दिखाया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसी पार्टी के लीडर से आप उम्मीद रखते हैं कि कट्टरपंथी
सोच पे खत्म करेंगे, इस पे कोई वक्तव्य देंगे? नहीं देंगे। तीसरी बात, देखिए इनकी पार्टी अभी कह रहे थे 62 साल से है। भैया 62 साल से हो, 2 सीटें आई हैं। यहाँ पे 42 साल में 303 सीटों पे पहुंच गए। मालूम है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे पहले नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये लोग भारत को अखंड और मजबूत करते हैं। ये लोग धर्म देख के राजनीति नहीं करते हैं। आपकी तरह नाम में मुस्लिमी नहीं है। और इसीलिए चित्रा जी, ये लोग पिछड़ गए हैं और गुजरात की जनता इनको देख रही है। ये जहर उगलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस जहर से इन्हीं की राजनीतिक फसल जलेगी, बर्बाद होगी, ये खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा। चरण सिंह सापरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जी ने जो बातें कही हैं, और मेरा सवाल है, देखिए गृह मंत्री की ओर से साफ साफ कहा गया, पीएफआई जैसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, कई राज्यों से उनकी शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए और फिर उसको बैन कर दिया गया। ये जो कट्टरपंथ को खत्म करने का प्रण ले रही है सरकार, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए चित्रा जी, ये हर सरकार की जवाबदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि कट्टरपंथ से लड़ा जाए और कट्टरपंथ को खत्म किया जाए। वो चाहे राज्य की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये जो बयान आया है, खास करके अमित शाह जी का, मुझे लगता है कि ये मात्र चुनावी जुमला है जो चुनाव के बाद में ये भूल जाने वाले हैं। क्योंकि अगर इनका पीछे का थोड़ा सा इतिहास देखें, अगर आप कट्टरपंथ को खत्म करने की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, नरेंद्र मोदी वहीं थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सामने पाकिस्तान का अलगावाद का धन्यवाद किया। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। फिर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बना, उसमें अलगावाद को और सेपरेटिस्ट फोर्सेस को स्टेक होल्डर बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। वहीं पर महबूबा मुफ्ती जब कहती है कि अफजल गुरु ये पैट्रियट है, ये हमारे देशभक्त है, तो उसी महबूबा मुफ्ती के साथ में ये सरकार बनाते हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अलगावाद से लड़ते हैं या कट्टरपंथ से लड़ते हैं, ये मेरे ख्याल से एक चुनावी जुमला है। ये असली मुद्दों पर, गुजरात के मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। जो बेरोजगारी का मुद्दा, जो बेरोजगारी चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं, महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं, ये इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते कि वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो गया है, वो महंगी हो गई है। वहां पर शिक्षा व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन होने से महंगी हो गई है। आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आदिवासियों को ये वनवासी कहते हैं, उनके सारे हक इन्होंने छीन लिए हैं। जल जंगल जमीन का अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। 100 सफाई कामगार जो हैं, वो अहमदाबाद में, सूरत में वो नाले में काम करते करते मर गए, लेकिन उनको मुआवजा क्या मिला? ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरह का मुआवजा मिला। मोरबी पर ये बात नहीं करेंगे कि 140 लोगों की हत्या हो गई। वहां का जो बड़ी मछली थी उसको किस तरह से भगा दिया गया? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भगाया? क्यों नहीं ये डबल इंजन की सरकार उस बड़ी मछली को पकड़ के ला सकती है? इन मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये ध्रुवीकरण के मामले पर जरूर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इन मुद्दों से भागती है बीजेपी चर्चा करने के लिए, गौरव भाटिया जी, और इसी वजह से दूसरे तमाम तरह के मुद्दे लेकर आती है। असल मुद्दों पर बात करने से बचती है बीजेपी, वो दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप उतने ही खोखले हैं जितनी राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा। मैं केवल तुलनात्मक तौर पे 2 उदाहरण देता हूं और पता चल जाएगा कि किस पार्टी की क्या नीति है, क्या विचारधारा है। आप याद करिए 26/11 का हमला हुआ। फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल थे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा सेना तैयार है, पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह ने उन्हें अनुमति ही नहीं दी। दूसरी तरफ पुलवामा हुआ। इन लोगों ने मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री जी का 56 इंच की छाती कहां है। 10 दिन बाद पाकिस्तान में धमाका हुआ, घुस के ठोका, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। लेकिन गंभीर कितने हैं आतंकवाद को लेके? देखिए हाथ में जब 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, ठुमके लगा रहे थे। अब आप बताइए, एक सांसद जो पार्टी में वरिष्ठ नेता भी तब था, उसके बावजूद वो उस
परिवार के साथ नहीं खड़ा था, जिसने दर्द देखा था, वो अपना नाच गाना कर रहा था। पहली बात। दूसरी बात, आपको देखिए एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है यासीन मलिक। यासीन मलिक बुलाया जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा अपने घर पे, जो सरकारी बंगला है, उस पे कश्मीर नीति पूछते हैं। उसको चाय बिस्कुट, काजू किशमिश, पिस्ता खिला खिला के बात करते हैं। आज ये यासीन मलिक, जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल किया था, कहा है जेल की सलाखों के पीछे है। और एक और फर्क बता दूं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े थे 6.5 साल तक। चित्रा जी, 6.5 साल तक फांसी नहीं लटका पाए उसे। याकूब मेमन को 10 दिन में फांसी की सजा हुई और उसके बाद फांसी लटका दिया गया भाजपा की सरकार में। ये फर्क है, 6.5 साल बनाम 10 दिन। मैं उत्तर दे दूं चित्रा जी? संगीत रागी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। संगीत जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले चरण सिंह सापरा जी जवाब देना चाहते हैं गौरव भाटिया के आरोपों पर। सापरा साहब, देखिए, कई ऐसी कट्टरपंथी ताकतें रही हैं इस देश के भीतर जिस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत थी, और गौरव भाटिया जी का आरोप है कि समय रहते कांग्रेस पार्टी को जो एक्शन लेना चाहिए था उसे नहीं लिया। यासीन मलिक का वो उदाहरण दे रहे हैं, तमाम दूसरे भी एग्जाम्पल देते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर इस मुद्दे को लेकर आई है, गुजरात चुनाव के ठीक पहले ही सही, लेकिन रोकने की जरूरत तो है ना ऐसी ताकतों को जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं, माहौल खराब करती हैं, देश के खिलाफ काम करती हैं। देखिए चित्रा जी, मैं एक एक करके इनके सभी तमाम जो आरोप इन्होंने लगाए हैं मैं उसका उत्तर देता हूं, मुझे समय देना। 26/11 की इन्होंने बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 26/11 के समय हमारे जब बहादुर सिपाही आतंकवादियों से लड़ रहे थे, तब ताज होटल के मुंबई के 200 मीटर पर आकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वो कोस रहे थे सरकार को। यानी वो एक तरह से मदद कर रहे थे उन लोगों की जो देश के ऊपर जिन्होंने हमला किया था, कि सरकार वहां पर कंसंट्रेट करे या इनके जो आरोप लग रहे थे उस पर कंसंट्रेट करे। कितने संवेदनहीन थे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसका ये एक उदाहरण है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है उसका मैं आपको उत्तर देता हूं कि ये जिस तरह से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा अलगाववाद और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो ये भी बताएं कि रेड कारपेट वेलकम इन्होंने आईएसआई को पठानकोट में क्यों दिया था। जम्मू कश्मीर के अंदर जब लड़ाई चल रही थी तब इन्होंने 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार पर इन्होंने एफआईआर किया। एक तरफा युद्ध विराम पूरे देश के इतिहास में 70 वर्षों में एक बार हुआ और वो इनकी सत्ता के दौरान हुआ। एक तरफा युद्ध विराम किसमें हुआ? देश की, हमारे भारत की सेना के बीच में और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच में, वो बीजेपी की सत्ता के समय हुआ। आसिया अंद्राबी की फोटो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर लगी तो इनकी सत्ता में लगी है। इनके पदाधिकारी निरंजन हिजोई आसाम में पकड़े गए, वो उनके ताल्लुकात आतंकवादियों के साथ में थे। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश का आईटी सेल का इनका अध्यक्ष था, उसके तार जुड़े हुए थे आईएसआई से। उसी तरह से तारिक अहमद मीर जो देवेंद्र सिंह के साथ में पकड़े गए, वो बीजेपी की एमएलए की टिकट पर लड़े थे, उनके रिश्ते लश्कर तोयबा से। उसी तरह से फारूक खान के रिश्ते असद मसूद के साथ में, वो कॉर्पोरेशन की टिकट लड़ता है बीजेपी की श्रीनगर से। बहुत देर से संगीत रागी जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। ठीक है सर, आप आगे अपनी बात को बढ़ाइएगा, एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूँ जल्दी से। ठीक है, ठीक है संगीत रागी साहब, अब चूंकि बीजेपी जब भी इस तरह का कोई मुद्दा लेकर आती है तो दरअसल सवाल ये खड़ा किया जाता है कि क्या उस समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश है जिसका वोट बीजेपी को नहीं चाहिए होता है। कई ऐसे नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं और वो दुनिया के सामने है। दरअसल दिक्कत क्या है यहाँ पर कि कट्टरपंथी ताकतें तो दोनों तरफ है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफ है। और वो चरण सिंह सापरा जी लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं। चित्रा जी, दोनों तरफ के बढ़ते कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाना होगा, तो लेकर आइए सैलाब, बनाइए सैलाब। चित्रा जी, आपने बड़ा मौलिक सवाल किया, लेकिन एक दो प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। आज पत्थरबाज कहाँ हैं? दूसरी बात, आज पत्थरबाज जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में और सड़कों पर दिखते नहीं है। दूसरा, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद महबूबा के साथ तो कांग्रेस भी सत्ता बनाना चाहती थी। और बात है कि भारतीय जनता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी की
इस पर अच्छी खासी किरकिरी हुई, उससे कोई असहमत नहीं हो सकता है। तीसरी बात, उन्होंने बनवासी आदिवासी का सवाल उठाया था। शायद छापरा साहब को पता नहीं है कि भारत सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरियों ने सवाल उठाया था आदिवासी और वनवासी का प्रश्न, और भारत सरकार ने जो एफिडेविट यूएन में फाइल किया था, ये 1993-94 की बात है, उनको शायद पढ़ लेना चाहिए कि उनको आदिवासी के तौर पर नहीं, मूल निवासी के तौर पर नहीं कहा था, सारे भारत के निवासियों को मूल निवासी के रूप में माना है। यह भारत सरकार का एफिडेविट है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सभी धर्म समान नहीं है, मैं बिल्कुल इसे समान नहीं मानता। एक धर्म कहता है कि पूरा सृष्टि है, सब जड़ चेतन, हम सब कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। दूसरा धर्म कहता है कि नहीं, जो हमको मानने वाला है, जो इस्लाम को मानने वाला है, वही कुटुंब है, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब दुश्मन है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि जो बाइबल और ये इसके अनुरूप चल रहा है वही परिवार है, बाकी सब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कट्टरता की पनाला वहां से शुरू होती है। एक बस 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड। देखिए, एक ऐसा है जो अपने विस्तार के लिए कट्टरता का प्रयोग करता है, और दूसरा ऐसा है जो अपने डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे जाड़े में हम मंकी टोपी पहन लेते हैं तो इसका मतलब हम बंदर नहीं हो जाते हैं, लेकिन जाड़े से सुरक्षा के लिए हमको मंकी टोपी पहनना पड़ेगा। हमारा चेहरा विद्रूप जरूर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बाल सुंदर नहीं लगेंगे, मेरा चेहरा थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो मंकी टोपी इसलिए मुझे पहनना पड़ रहा है क्योंकि हमको अपने से जाड़े से सुरक्षा चाहिए। तो एक ऐसा विचारधारा जो कहता है जो दुनिया काफिर है और हर जगह पूरी दुनिया में वो प्रख्यात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी ऐसी धार्मिक विचारधारा है जो दुनिया में आतंक फैला रहा है, कौन आतंकवाद का पर्याय हो चुका है। उससे निपटने के लिए यदि एक समाज में प्रतिक्रिया तो होगी। यदि आप 52-54 लोगों को कोच में आप जला देंगे तो गोधरा की प्रतिक्रिया तो होगी, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। और आप उसे ये नहीं कहें कि वो कट्टरता के कारण हुआ है, वो कोई भी समाज हो, आप एक छोटी सी गाली देते हैं तो उसके गाली के बदले में एक प्रतिक्रिया निकलती है। आप समाज के 52-54 लोगों को आप जिंदा जला दें इस्लाम के नाम पर, तो उसकी तो प्रतिक्रिया होगी। कुछ भी हुआ उसको जायज तो नहीं बताया जा सकता। मैं बिल्कुल जायज नहीं कह रहा हूं, वो भी जिस तरह की तस्वीरें थी वो भी सामने हैं। मैंने जायज, लेकिन आप कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी सवाल पर आदिल हसन साहब वो कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। और मंकी टोपी, हाँ, वो मंकी टोपी क्यों पहना जाता है और उसकी वजह से हम बंदर तो नहीं कहलाने लगते हैं, वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। और थोड़ा आसान शब्दों में मैं बता देती हूँ, उनका ये कहना है कि अगर जो हिंदू वर्ग है वो अपने बचाव के लिए कट्टरता का सहारा लेता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो कट्टरता का विस्तार करता है। लेकिन एक ऐसी विचारधारा है जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जिस वजह से पहचान मिली है कि आखिर ऐसा क्या है कि कट्टरपंथी ताकतें लगातार अपनी जड़ें जमा रही हैं और उसका विस्तार ले रही हैं और उसको रोके जाने की जरूरत है। आदिल हसन साहब, वो अपनी कट्टरता, वो अपने धर्म के विस्तार के लिए कट्टरता का सहारा लेता हो गया इनका। जी चित्रा जी, उन्होंने कहा अभी कि पहली बात कि जिन्ना के मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी के सर्टिफिकेट वो बांट रहे थे, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने मोदी जी गए थे, हम तो नहीं गए थे। बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान में डंके की चोट पे बोला कि हिंदुस्तान की चिंता मत की। दूसरा बात, अजहर मसूद को छोड़ते ये है चाइना में नहीं बोलते हैं। उसके बाद बोलने दीजिए संगीत जी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए। अजहर मसूद को आप ही के लोग छोड़े थे जाके। नहीं, आपकी ओवैसी की पार्टी, ओवैसी का परिवार किसके साथ था? हैदराबाद निजाम के साथ था। हैदराबाद निजाम किसके साथ था? वो तो पाकिस्तान के साथ था। उसी की लेगेसी को आपकी पार्टी ढो रही है। थोड़ा भी, अरे भाई जानकारी का अभाव है संगीत की, आपकी असल बात। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, मैंने कुछ गलत कहा है तो। हाँ, हम सुन लीजिए, बोलने दीजिए, अब हो गया आपका टेप। बिल्कुल 1958 में 2 मार्च को MIM बनी और इसके निजाम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना किसी और से रिश्ता है। उसके बाद लकुम दीनकुम वलिया दीन, कुरान कहता है, यानी दीन में कोई धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ये कुरान की बस एक आयत नंबर 3 है सर, 3 है, बाकी ऐसे 26 आयतें मैं पढ़वा दूंगा जो काफिरों के लिए क्या बोला गया है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।
हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कुरान पर यहाँ चर्चा के लिए नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि दुनिया का पैटर्न क्या है उसको देखिए। आदिल हसन साहब, हम यहाँ पर धर्म की व्याख्या करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर व्याख्या करने राजनीति की जरूरत नहीं है। आदिल हसन साहब, सुनने नहीं आया। इस बात को समझे जाने की जरूरत है। देखिए, कट्टरता को लेकर जो विस्तार है उसको लेकर डिबेट तो की जाएगी ना, सवाल पूछे जाएंगे। और ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल सही है कि आखिर वो कौन सी ताकतें थी जो जम्मू कश्मीर में लाल जो चौक है वहां पर पत्थरबाजी करती थी। अब नहीं होता है ना वहां पर ऐसा, उनको रोके जाने में कामयाबी मिली है, इस बात को स्वीकार कीजिए। वहां पर तिरंगा फहराना तक मुश्किल होता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है, इसको स्वीकार कीजिए। पीएफआई को लेकर भी, एक सेकंड सर आप सुनिए, पीएफआई को लेकर भी आप लोग तमाम निशाना साधें और कहें कि पीएफआई में चुन चुन कर एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जगह जगह अगर दंगों की तस्वीरें सामने आई और पीएफआई का हाथ सामने आया तो उस पर बैन लगाया गया। और पीएफआई को लेकर सिर्फ एक राज्य की शिकायत नहीं थी। तो अगर सरकार कोई काम कर रही है, कट्टरता को रोकी जाने की जरूरत है। दूसरे वर्ग के युवा भी उससे प्रभावित होते हैं, वो अपनी रोजी रोटी, नौकरी और रोजगार की तलाश को छोड़कर वो दूसरी तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। तो उनकी कट्टरपंथी सोच को रोके जाने की जरूरत है। तो आपको तो वेलकम किया जाना चाहिए कि हर समुदाय में ये लागू हो और हर जगह से इसको रोका जाए। अच्छा, बोलने दीजिएगा चित्रा जी। यही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि अजहर मसूद को नहीं छोड़ना चाहिए था, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी नहीं खाना था, जिन्ना के मजार पे फूल नहीं चढ़ाना था। यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं। पीएफआई झारखंड में बैन था, फिर हाईकोर्ट ने उसको बैन को रिवोक कर दिया। देश के गृह मंत्री को पूरे ध्यान का नाथूराम गोडसे से बड़ा कोई टेररिस्ट था क्या इस देश? नाथूराम गोडसे से बड़ा कोई टेररिस्ट था? अरे नाथूराम गोडसे से बड़ा इस देश में कोई टेररिस्ट था? जवाब दीजिए। अच्छा, नाथूराम गोडसे कौन थे? हैदराबाद में दंगे हुए, दंगों को क्या हवा नहीं दिया? आपकी पार्टी ने हवा नहीं दी क्या? असउद्दीन ओवैसी ने उनको सुरक्षा नहीं दिया क्या? उनके ऑडियो टेप बाहर नहीं आए जिसमें ये बताया गया अब अपने अपने जो काम कर लिया था कर लिया, अब अपने अपने घरों में जाओ? क्या थाने को धमका, क्या थाने से रिलीज कराने के लिए उन्होंने अपने रसूख का प्रयोग किया या नहीं किया? सवाल ये है। पुलिस ऑफिसर आप थे क्या? आप पुलिस ऑफिसर थे क्या? मैं सर पुलिस ऑफिसर नहीं था, लेकिन जो आज के दिन में कोई जरूरी नहीं है कि शादी बारात जाने वाला भी शादी के बारे में जानता है। आप किस आधार पे? आप पब्लिक मीडिया में ये सब आ चुका है। इसी आज तक चैनल में उस ऑडियो को चलाया गया था, इसी आज तक पर डिबेट हुआ था, इसी आज तक चैनल पर वो ऑडियो टेप चलाया गया था। अरे भाई, तो उसका आप कंटेक्ट सुने थे क्या पूरा? देखिए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आ पाएगा, एक एक करके अपनी बातें रखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। आपके पास आके ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन कट्टरपंथ को रोके जाने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं गौरव भाटिया जी कि कहीं ऐसा ना हो कि कट्टरपंथ विरोधी जो सेल बनाने की बात बीजेपी कर रही है उससे चुन चुनकर सिर्फ एक वर्ग को ही निशाने पर लिया जाए। कैसे भरोसा देंगे कि वास्तव में कट्टरपंथ को रोकने के लिए यह सेल बनाया गया है, ना कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए? यह भरोसा कैसे पैदा करेगी बीजेपी? चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो ये कह दे, चाहे सीएए हो, अनुच्छेद 370 का खत्म करना हो और अब कट्टरपंथी सोच को खत्म करने के लिए सेल लाना हो, जो हमारे देश के मुसलमान हैं ना, ये बहुत वफादार हैं। देश के लिए जान दी है अब्दुल हमीद जी ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम याद आता है, सबके लिए श्रद्धेय हैं। परेशानी इनको नहीं होती है, परेशानी होती है कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती है बंद दरवाजे में, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन है। मुसलमानों को इन्होंने वोट बैंक बना लिया, ठेकेदार बन गए, इनको दर्द होता है। और मैं आपको बताता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए चित्रा जी, आप भी वहां थी। प्रियंका वाड्रा गांधी से पूछा गया था कि आतंकवाद भाजपा जो है एक प्रबल मुद्दा बनाती है और आतंकवाद का खात्मा करेगी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा कि आतंकवाद एक फिजूल का मुद्दा है। हालत क्या हुई? 399 सीटों पे चुनाव लड़े, 387 पे जमानत जब्त हो गई और सीटें आई केवल 2। दूसरी बात, हम लोग समझाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और आप बताइए, हमारी नीयत जो है वो साफ दिखाई देती है। नीयत पे खोट है तो वो कांग्रेस के। बाटला हाउस का जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने अभी चुनाव अभियान में किया।
बाटला हाउस में हम सबके आदर्श मोहन चंद्र शर्मा जी थे जिन्होंने शहादत दी, लेकिन सोनिया गांधी फूट फूट के आंसू ही आंसू रोई और बोली राहुल तेरा जुड़वा भाई मर गया, मार दिया गया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो मुसलमान था। अब आप मुझे बताइए, देश खड़ा है शहादत देने के वाले के साथ, मोहन चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर, और ये लोग खड़े हैं आतंकियों के साथ, जो कि उनका धर्म दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, पीएफआई पे बैन, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप आइएगा, अभी रुकिए। पीएफआई, अब आइए देखिए, पीएफआई पर बैन लगा, पीएफआई पर बैन लगा ऐतिहासिक था, लेकिन केसी वेणुगोपाल इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा पीएफआई पर बैन नहीं लगना चाहिए, उनका वक्तव्य है। और सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे तो पीएफआई एसडीपीआई पे जो आतंक के मुकदमे चल रहे थे वो वापस ले लिए, क्योंकि चुनाव आ गए थे। अब आप मुझे बताइए, जनता ऐसी पार्टियों पे कभी भरोसा करेगी जो देश की अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर लेती हैं? और जहां तक 26/11 की इन्होंने बात करी और मोदी जी का नाम लिया, अरे मुख्यमंत्री थे मोदी जी, आप बताइए, बंद गले का सूट बदल रहे थे शिवराज पाटिल, तब गृह मंत्री थे, आप उनको तब हटा नहीं पाए। कोई भी नागरिक होगा, मुख्यमंत्री को तो दुख होगा ही, हर नागरिक को दुख होगा, वो पूछेगा नहीं कि देश का गृह मंत्री बंद गले के सूट बदल रहा है, वहां डायरेक्टर को लेके जा रहा है होटल में कि मूवी बनाएंगे इस पे। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? चित्रा जी धन्यवाद। मैं चित्रा जी बोल दूं? ठीक है, सापरा साहब जवाब दीजिए। उनकी कुर्सी भी चली गई थी उसके बाद, जब 3-3 सूट बदले थे एक ही दिन में। लेकिन सापरा साहब, देखिए चित्रा जी उस पर जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ा सा चूक गए हैं। इन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल जी ने राजीनामा नहीं दिया था, इनको याद नहीं होगा, शिवराज पाटिल जी का राजीनामा लिया गया था, और जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख भी, और आर पाटिल जो होम मिनिस्टर थे, सभी का उस समय राजीनामा लिया गया। मैंने कहा उस वक्त क्या कर रहे थे? एक मिनट, अभी मैं आपके बाद में दिया था उन्होंने, 10 दिन बाद दिया। शांति रखिए। नरेंद्र मोदी जी कौन सा सूट पहन करके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी मैं बता सकता हूँ, सुनिए। तो सवाल ये है, जब आप कट्टरपंथी की बात करते हैं ना, तो मेरे 3 चीजों का आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा, तारिक अहमद मीर 2014 में ये आपकी एमएलए की टिकट पे लड़े हैं जम्मू कश्मीर से। ये देविंदर सिंह डीवाईएसपी जो पकड़ा गया है, जिसके पुलवामा अटैक में जिसका हाथ है, ये उसका साथी है, ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर आपने उत्तर नहीं दिया। तालिब हुसैन जो आपका पदाधिकारी है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है बीजेपी के, उनके साथ में उनकी तस्वीरें हैं। तालिब हुसैन जो है वो लश्कर तोयबा के लिए लॉजिस्टिक अरेंज करता था, एनआईए ने पकड़ा है, और उसने कबूल किया कि अमरनाथ यात्रियों को हम मारने का प्लान बना रहे थे। फारूक खान जो आपकी बीजेपी की टिकट पर लड़ा, जो कॉर्पोरेटर की टिकट पर लड़ा है, अब मुझे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फारूक खान जो वार्ड क्रमांक 33 श्रीनगर, वहां से जो लड़ा है चुनाव बीजेपी की टिकट पर, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? वो भी हिजबुल मुजाहिदीन। और अजहर मसूद, जिस अजहर मसूद को छोड़ने के लिए जसवंत सिंह और आपके जो आज एनएसए डोवल हैं, वो छोड़ने के लिए कंधार तक गए थे, ग्रीन चैनल दिया था उन्होंने। तो ये डोवल साहब को पूछिए कि ये फारूक खान के ऊपर क्या कार्रवाई करी है। और ऐसे अनेक सारे नाम जो मैंने गिनाए, ध्रुव सक्सेना का नाम गिनाया, बलराम सिंह जो आपके बजरंग दल के मध्य प्रदेश के चीफ थे वो, या फिर मैंने निरंजन हिजोई का नाम गिनवाया, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? आप बताइए। जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते, 3 उंगली आपके पास है, तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है आपका। ये फर्जी राष्ट्रवाद मात्र गुजरात के चुनाव आपकी ओर इशारा कर रही हैं, चलने वाला है। गुजरात चुनाव के लिए ये दाव है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है गौरव भाटिया जी। वो तो हाँ मैं बताता हूँ, उंगलियां कहाँ इशारा कर रही हैं वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन जो जनता का अंगूठा है वो तो कांग्रेस को ही दिखाया जा रहा है। जनता तो अंगूठा दिखा रही है। शांत आप देखिए, एक करके सर, इतना ज्यादा घबराइए मत, आराम से। नहीं घबरा नहीं रहा हूं, उत्तर दीजिए तीनों। देखिए, बार बार इन्होंने कहा आतंकवादियों को, इन्होंने बार बार एक बात उठाई, आतंकवादियों को छोड़ा गया। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, सर्वसम्मति से ऑल पार्टी मीटिंग में यह तय हुआ था, कांग्रेस भी हिस्सा थी उसका। अगर आपने वहां सहमति दर्ज करी
तो यहाँ आके क्यों आतंकवादियों को छोड़ने की बात नहीं की। मैंने कहा ये आतंकी जो है आपकी टिकट पर लड़े हैं। मैंने आतंकी छोड़ने की बात अभी नहीं कही। अब प्लीज अभी तो ये पूछना ठीक है, बाकी उनकी है बात हो जाने दीजिए प्लीज। हम आखिरी प्रोग्राम के आखिरी चरण में है, जल्दी से उनकी बात हो जाए, उसके बाद एक क्लोजिंग कमेंट हम लेंगे संगीत राजेश जी से। जल्दी से गौरव भाटिया जी जो है ये जेल में नहीं थे, ये आतंकी भाजपा के अब मेंबर देखिए, थे, अब ये भाजपा की टिकट पर लड़े हैं। एक शांत शांत ठीक है, एक बार उनका जवाब हो जाए प्लीज सर। गौरव भाटिया जी वक्त कम है, जल्दी से प्लीज। कांग्रेस जो है कैसे, बिल्कुल जल्दी से दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी ना, आईएस का एजेंट भारत आया आईएसआई का, और उसका नाम था नुसरत मिर्जा। वो कपिल सिब्बल जो उस वक्त केंद्र मंत्री थे और गुलाम नबी आजाद, ये तस्वीर है, और उपराष्ट्रपति थे तब हमीद अंसारी, उन्होंने वेलकम किया। फारूक खान पर बोलिए, ये गलत बात है। गिना रहा हूं, तारिक अहमद मीर, तालिब हुसैन। सब वक्त मुझे इतना ही इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की इजाजत अब नहीं देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है चुनाव में। क्या इसके जरिए वोट भी मिलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये सेल क्या गुजरात में कामयाब होगा, जिसका दावा अमित शाह की ओर से किया जा रहा है, और फिर देश में इसको लागू किया जाएगा।